अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो मुबशर साहब? अल्लाह का शुक्र। आमिर साहब आप सुनाएं जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सर वैसे माशाल्लाह आपकी जो ट्रैक टू पाकिस्तान की सीरीज है ना, उसका इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है और सर बच्चे बहुत ज़्यादा इस पे सर हमें ये अच्छा बच्चों फीडबैक की दे रहे हैं मोहब्बत है, बड़ा फन है बच्चों का। सर। ये आपकी सर ब्रेन चाइल्ड थी और इसमें सर हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और बहुत से बच्चों को इसका फ़ायदा होगा सर। सर आज जो हमारा चौथा पॉडकास्ट है इस सीरीज़ की कड़ी का जो सिलसिला हम चल रहा है, सर ये बताएं आज इंडियन नेशनल कांग्रेस पे हम बात करेंगे। सर इसके पीछे क्या मुहर्रकात है इसके बनने में, क्या अवामिल, और सर फिर बताइए किस तरह से असरअंदाज हुई इस तमाम सियासी माहौल के ऊपर जो ओके, फिर बनने चलें जी। वाला है। जहाँ तक ताल्लुक है इंटरनेशनल कांग्रेस का, देखें जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना तो हिस्ट्री के अंदर हमेशा इवेंट्स आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं। अच्छा। हिस्ट्री हमेशा कड़ियों की सूरत में होती है, एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ मिलती है फिर आगे। तो इस तरह तमाम के तमाम इवेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और एक नए इवेंट को समझने के लिए आपको पास्ट या रिसीडिंग इवेंट को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब देखें वजीर साहब, हमने देखा था कि जब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम अप्लाई किया, जिसके बाद यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आई, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन थी। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइसिव पॉलिटिक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। उसकी वजह से हमने देखा कि वो जो एक होलिस्टिक इंडियन कम्युनिटी थी या जो कंप्लीट मैसिव इंडियन पॉपुलेशन थी, उसके अंदर रिजेंटमेंट आई, उसके अंदर बड़े रिजेंटफुल सेंटिमेंट्स आए अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। क्योंकि वो एक तरफ तो बहुत बड़े पैमाने पे उनके जो कीमती वसाइल थे उनकी लूटमार हो रही थी, फिर उनके सोशल सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे अपने वेस्टर्नाइज्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, उनकी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन चल रही थी। तो फिर हमने देखा कि जब एक इंडियन कम्युनिटी के अंदर एक रिजेंटमेंट आई, उनके अंदर एक डेप्रीवेशन आई, तो बशीर साहब यहाँ पे ना एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, और उस पॉलिटिकल वैक्यूम ने ये चीज़ ज़्यादा उसके अंदर एक स्पेस बनी कि नाउ देयर इज़ अ स्पेस कि यहाँ पे कोई भी एक जो है ना लार्जर पॉलिटिकल मूवमेंट ऑर्गेनाइज हो सकती है, जो कि इंडियन कम्युनिटी की सपोर्ट भी गार्नर कर सकती है और उनके जो ट्रू कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग देयर नेशनलिज्म, रिगार्डिंग देयर सेल्फ रूल एंड रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ देयर लेजिटिमेट राइट्स, उनको जो एड्रेस कर सकती है। तो फिर उसमें हमने देखा कि फिर 1885 के अंदर इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी, जो कि सारे इंडियंस को आमतौर पर रिप्रेजेंट कर रही थी, उसकी फाउंडेशन हुई, और जो कि बेसिकली एक इंडियन तमाम माइनॉरिटीज़ की, इंडियन के मेजॉरिटी ग्रुप्स की, उनके पॉलिटिकल राइट्स, उनके इकोनॉमिक राइट्स और उनके सोशल राइट्स के लिए एक वेन गार्ड पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे साबित हुई। अच्छा मुबशर साहब, जहाँ तक ताल्लुक है कि कांग्रेस बनने के पीछे अवामिल कौन से थे, देखें जहाँ पे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है ना, लाजमी उसके पीछे कुछ ना कुछ डायनामिक्स या कुछ ना कुछ मोटिव्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर तो ये था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनकी जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, उन कॉलोनियल पॉलिसीज से एक एक्सप्लॉइटेशन और एक जो है ना रिग्रेशन का एक पर्सपेक्टिव या एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा था, जिसने इंडियन कम्युनिटी को यूनिफाई किया ताकि वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे इकट्ठे होके एक सिंगल यूनाइटेड कॉज के लिए स्ट्रगल करें। ये भी एक फैक्टर था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ गाइड किया इंडियन कम्युनिटी को। उसके साथ हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव एक्शंस लिए गए थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। अब देखें बशीर साहब, यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी, उनकी जो लोकल ट्रेड थी, उसको सप्रेस किया गया। सप्रेस किस तरह से किया गया कि ब्रिटिशर्स ने जो लोकल रूलर्स थे या लोकल राजाज थे, लोकल प्रिंसिपल थे अपने अपनी प्रिंसिपैलिटी के, उनको बहुत ज़्यादा ब्राइब किया, उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए, और उनके ज़रिए ये जो लोकल मर्चेंट्स थे या लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स थे बशीर साहब, उनकी प्रोडक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगाई गई, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज लगाई गई, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, ऑटोमेटिकली उनकी जो प्रोडक्ट्स थी वो अपना कंपेटिटिव एज वो लूज कर गई। अब वो मार्केट के अंदर अफोर्डेबल रही नहीं। अब उसका जो कंपेटिटिव एज था वो किन को मिल रहा था? वो बशीर साहब मिल रहा था ब्रिटिश गुड्स को। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपनी गुड्स लेके आते थे तो वो चूंकि उनके ऊपर किसी किस्म के टैक्सेस नहीं लगते थे, किसी किस्म की ड्यूटीज नहीं लगती थी, तो वो चीज़ें उनकी अफोर्डेबल रेंज के अंदर आती थी। उनकी जो थी आपके पास जो सेल इंडेक्स था वो अच्छा होता था। तो इस तरह से जब ये इस तरह की जो पॉलिसीज थी, एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज हम इनको कह सकते हैं, उन्होंने भी यहाँ की इंडियन कम्युनिटी को इंसाइट किया और उनको मोटिवेट किया कि वो एक सिंगल कॉज के लिए सारे मिलके स्ट्रगल करें। इसी तरह बशीर साहब, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपना एजुकेशन सिस्टम लेके आए तो उसकी वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल अवेकनिंग आई, एक सियासी शऊर आया। क्योंकि आप देखें ना,
ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म थी, जी एब्सोल्यूटिस्ट रूल था, यहाँ पे मोनार्की थी। हम्म। उसके अंदर तो आपको पता है कि किसी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी का रोल ही नहीं है, कोई वोटिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे अपना पॉलिटिकल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, तो उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशनल पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट आया, उसके अंदर इंक्लूसिव गवर्नेंस का मैकेनिज्म आया। तो ये वो पॉलिटिकल सिस्टम था जहाँ पे एक आम इंडियन कम्युनिटी का जो मेंबर था वो पार्टिसिपेट भी कर सकता था, वो कंट्रीब्यूट भी कर सकता था और वो सिस्टम का बेनिफिशियरी भी बन सकता था। तो फिर जब इस तरह का आपने एक आम आदमी को इतनी स्पेस मिली, वो पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे अपने वोट के जरिए, चाहे अपने एक्सप्रेशन के जरिए, चाहे अपने किसी भी प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन के जरिए। तो इस तरह फिर आम लोगों के अंदर वो जो एक सियासी शऊर आया था, वो जो कि बेसिकली प्रोडक्ट था ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का। अच्छा, तो उसने भी मोर्शिद साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने की राह हमवार की। सर तो कहीं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि मेजॉरिटी तो उसमें हिंदूज थे, जी, तो जी। कहीं ये वाहिद हिंदू जो कम्युनिटी थी उसकी नुमाइंदा जमात तो नहीं बन के रह गई? अच्छा मुझे साहब इसके बारे में ना दो कंसर्न्स हैं। अच्छा अब देखें ना 1885 से पहले आपको याद है कि 1867 का उर्दू हिंदी तनाज़ा हो चुका था। अब उर्दू हिंदी तनाज़ा ने क्या किया था कि इंडियन और मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान एक गल्फ क्रिएट कर दी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया था और एक इस तरह के आइडियाज अब सर्कुलेट करने लग गए थे कि शायद इंडियन और जो इंडियन मुस्लिम्स और हिंदूज है ना, वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो कलेक्टिव स्ट्रगल नहीं कर सकते, वो आपस में कोलैबोरेट नहीं कर सकते। तो जो इस तरह की कम्युनिटी थी उस वक्त इंडियन सोसाइटी में, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म का बेसिकली एक रिफ्लेक्शन समझ रहे थे कि जो कांग्रेस है उसके अंदर हिंदूज चूंकि मेजॉरिटी में है, तो वहां पे आमतौर पे हिंदू ओपिनियन ही प्रिवेल करेगी और उसके साथ यहाँ पे हिंदूज हमेशा डोमिनेट करेंगे और जो इंडिया की माइनॉरिटीज हैं या जो इंडिया के जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं उनको किसी किस्म की रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। तो एक ये परसेप्शन मुबश्शिर साहब मौजूद थी, लेकिन आमतौर पर इसके बारे में फिर एक इम्प्रेशन ये भी आता है कि ये जो एक परसेप्शन थी ये उन सेक्शंस की तरफ से थी जो इंडिया को डिवाइड करना चाह रहे थे। अच्छा। जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट एक कलेक्टिव एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को निगेट कर रहे थे। ठीक है, अब आप कांग्रेस के अगर आप उसकी मुबश्शिर साहब देखते हैं तो आप देखें ना 3 से 4 दफा जो मुस्लिम कैंडिडेट थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अच्छा। मौलाना अबुल कलाम आजाद आपके सामने बड़ी एक ग्लेरिंग एग्जांपल है। सिमिलरली कांग्रेस के अंदर बड़े मुस्लिम्स की भी रिप्रेजेंटेशन होती थी, तो ऐसा नहीं था कि वो आप समझ लें कि इंटायरली हिंदू मेजॉरिटेरियन या एक हिंदू मेजॉरिटी पार्टी थी, उसके अंदर इंडिया की तमाम कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन थी और वक्त की जरूरत थी उस टाइम पे कि इंडिया की तमाम कम्युनिटीज उसमें पार्टिसिपेट करती ताकि कलेक्टिवली और कोलैबोरेटिवली वो एक सिंगल कॉज के लिए स्ट्रगल कर सकते। अच्छा, ठीक है सर। तो सर इसने तो काफ़ी असर डाला, इसका मतलब ये तमाम कम्युनिटीज़ के लिए जो सर आम तौर पे हमें जिस तरह से कहा जाता है कि सर सईद अहमद ख़ान ने भी बाद में इस जमात को जो है वो अपोज किया, इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है? अच्छा, ऐसा कोई? जी मोशा बिल्कुल सर सईद अहमद खान साहब ने अपोज किया था जी। और सर सईद अहमद खान साहब के अपोज करने के पीछे जो वजह है वो वजह ये नहीं थी उनकी हिंदू एनिमोसिटी, अच्छा, या उनकी जो बिटरनेस थी टुवर्ड्स हिंदूज, वो वजह नहीं थी। उनकी वजह ये थी वो मुस्लिम कम्युनिटी के बिहाफ पे चाहते थे द मुस्लिम्स आर नॉट एजुकेटेड येट, नंबर 1 कि मुसलमान एजुकेटेड नहीं है, नंबर 2 मुसलमानों के पास इस वक्त पॉलिटिकल विजडम नहीं है, मुसलमानों के पास पॉलिटिक्स का एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन एक्सपीरियंस जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, इट कुड प्रूव टू बी अ डिजास्टर व्हेन इट जॉइंस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो उस पर्सपेक्टिव से वो चाहते थे कि मुस्लिम्स पहले अपनी पॉलिटिकल ट्रेनिंग लें, अपने आप को एजुकेट करें और पहले वो सारा का सारा जो एक प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग है ना वो एक्वायर करें, उसके बाद जब वो पॉलिटिकली एक्यूमेन उसका वो अचीव कर लेंगे तो उसके बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फैक्टर था। जबरदस्त। डॉक्टर आमिर साहब देखें, आप जैसे तज्जिया देते हैं ना, आपका ये जो तज्जियाती एक जायजा है, मैं इसे एनालिटिकल एवेल्युएशन कहूंगा सर, वो इतना ज्यादा करामत है। अगर बच्चे इसको सुन लेते हैं और सुनने के बाद अगर वो किताब को पढ़ते हैं सर, उनके लिए तो कुछ ऑब्वियसली इजी हो जाएगा। आप बताएं इसके बारे में। उसका एक बैकग्राउंड पता चल देखिए, आप जब बुक से चीजों को पढ़ते हैं ना तो आमतौर पे आपको उसका बैकग्राउंड पता नहीं होता, आपको प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस नहीं पता होते। तो आमतौर पे देखें ना परसेप्शन यही एक फैलाई जाती है कि मुस्लिम्स का इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट ना करना हिंदू मुस्लिम बेसिकली एम्बिटरनेस का या उनके दरमियान जो एक
टेंशन थी, उसकी एक वजह उसकी थी, वजह लेकिन थी, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं। उस वक्त मुस्लिम्स किसी भी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे पॉलिटिक्स के लिए। ओके। उनके पास ना पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी, ना पॉलिटिकल एक्यूमेंट था, ना कोई रियल टाइम एक्सपोजर था। जी। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली जब वो एक चीज के लिए फिट नहीं है, तो उस चीज में जाना उनके लिए बड़ा डिजास्टर्स हो सकता था, या बड़ा एक वर्स्ट एक्सपोजर हो सकता था, या फिर उनको मिस यूज किया जा सकता था। ओके। तो इसलिए जब आप प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस को समझ लेते हैं, चीजों के पीछे डायनामिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर आपको टेक्स्ट को समझना और टेक्स्ट के जो अंडरलाइंग मोटिव्स होते हैं उनको कॉम्प्रिहेंड करना मुझसे बड़ा आसान हो जाता है। सर आज मुझे समझ आई, वो कहते थे ना कि मीनिंग बिटवीन द लाइंस यस या बिहाइंड द बिल्कुल वो सर आपकी बातों से समझ आते हैं। सर देखें, आईसेप ने इन तमाम बच्चों के लिए जो हमारे पास हैं और वो तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए इतना ज्यादा आसान कर दिया है चीजों को। और सर इसका, ये रमजान का महीना है, मेरी दुआ है कि इससे आपके इल्म में भी अल्लाह खैर बरकत आमीन, डाले, और आमीन। आपकी बदौलत मुझे और इस आईसेप के इदारे को सर इसी तरह दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे, और सर हम इसी आमीन। तरह तमाम बच्चों के लिए जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनका भला कर सकें। तो चलें आमिर साहब, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हाफिज। शुक्रिया।